बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आंखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। जैसे कि हमारी तमाम ऑडियंस जानती है कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। आज का जो हमारा प्रोग्राम होगा, इस पर हम बात करेंगे कि स्किन डिजीजेस जो हैं वो क्यों ज़्यादा बढ़ती हैं, बच्चों में स्किन इन्फेक्शंस क्यों ज़्यादा होते हैं, इसी तरह मौसम बदलने के साथ स्किन की डिजीज़ में किस तरह फ़र्क आता है और स्किन को खूबसूरत बनाने के क्या तरीके हो सकते हैं, पानी का आपकी बॉडी में क्या रोल होता है और स्किन के ऊपर लगाने वाली नॉन मेडिकेटेड जो क्रीमें होती हैं उसके इफ़ेक्ट कितने होते हैं या साइड इफ़ेक्ट्स कितने होते हैं, इन सारे मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारा जो प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल है ये बेसिकली यूनिक इसलिए होता है कि हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को प्रमोट करते हैं और कोशिश करते हैं कि अपने एक्सपर्ट को बुला के आपके उठाए गए सवालात को उनके सामने रखें और बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करके आप लोगों की ज़िंदगी में आसानियां पैदा करने की भरपूर कोशिश करें। इन सारे मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज मैंने अपने स्टूडियो में जिस मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फेमस, मोस्ट एक्सपीरियंस शख्सियत को दावत दे रखी है, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ हुसैन काज़मी, जो कि प्रोफेसर ऑफ डर्माटोलॉजी हैं। किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। आप सोशल मीडिया के किसी टूल्स के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो या सोशल मीडिया का दौर हो, एआई का दौर हो या इसके अलावा आईटी का दौर हो, किसी भी जगह पे आप सर का नाम लिखते हैं तो वो आपको फर्स्ट नंबर पे नज़र आएंगे, जो कि लोगों को एजुकेट करते हुए, उनकी स्किन डिजीज़ के हवाले से उनको एक नॉलेजेबल एक्टिविटी फ्राहम करते हुए किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ हुसैन काज़मी सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, जैसे ही हम आपको बुलाते हैं तो हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले कि हमारे पास इतने सवाल होते हैं, हम सोचते हैं कहाँ से शुरू करें, कहाँ पे एंड करें। सर, आजकल हम देख रहे हैं बच्चे, वो बच्चे जिनको पैम्पर लगते हैं, डैम्पर लगते हैं, या इसके अलावा वो अपना, अगर हम देहातों की बात करें तो उनको वैसे जो बार बार उनकी निकरें वगैरह चेंज करते हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि उनका जो नीचे वाला एरिया है वो प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर, मेल हो या फीमेल हो, वहाँ पे एलर्जी हो जाना, रैश बन जाना, स्किन का डेड हो जाना, दाने बनना, ये आम सा होता है। इसको हम किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो यह है कि तनवीर, आपका बहुत शुक्रिया सर, वेलकम। आप जब भी मुझे कभी कहती हैं तो मैं आपको ना नहीं कर सकता। पता नहीं आप में कोई अट्रैक्शन ऐसी है, आप में कोई मैग्नेट लगा हुआ है कि आप जब भी किसी को बुलाते हैं तो वो कहता है जी डॉक्टर तनवीर ने बुलाया, वहाँ ना नहीं हम कर सकते। इसी तरह आप छोटे भाई भी हैं सर, शागिर्द भी हैं और अब हमारे कॉलीग भी हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। बच्चों की बीमारियां स्किन की तो बहुत हैं और उस शोबे में हमारे पास स्किन में, मैं जब देखता हूँ जो मरीज़ अपने प्राइवेट क्लिनिक पे और जो मैं अपने हॉस्पिटल में पेशेंट देखता हूँ, उसमें अबाउट 30 to 40% पीडियाट्रिक डर्मेटोलॉजी यानी बच्चों की स्किन डिजीज़ के लोग बहुत आते हैं सर। ये मैं देख रहा हूँ। देखें, जो सबसे बड़ी बात आपने पैम्पर की या डायपर की है, इसको हम कहते हैं डायपर रैश। ठीक। अच्छा जी, अब होता क्या है, ये आपका इतना अच्छा क्वेश्चन है कि आज अब जो मदर्स, ये जितनी वालदा सुन रही हैं जिनके छोटे बच्चे हैं, उनके लिए बड़ा इंफॉर्मेटिव होगा सर। हम लोग, माएँ हमारी क्या करती हैं आजकल छोटे बच्चों के साथ कि वो उनको पैक रखती हैं 24 घंटे, और वो कई दफ़ा जो वर्किंग लेडी होती हैं, जो सुबह चली जाती हैं और जो उनकी मुलाजमा होती है उसके ऊपर वो छोड़ देती हैं। अब बच्चा पेशाब पॉटी करता है, जो करता है, मुलाजमा को तो वो बात तो नहीं ना है जो माँ ने कर रही हैं। वो जब वापस आती है काम से, काम करके अपनी जॉब से आती हैं 2 बजे, 3 बजे, शाम 4 बजे, तो तब वो आके देखती हैं तो वो पैम्पर भरा हुआ होता है और बच्चा उस पैम्पर में होता है। फिर वो जनाब उसको करती हैं साफ, फिर पैम्पर कर देती हैं। मेरा मशवरा ये होगा कि वो बच्चे जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, इसको हम ग्रॉइन एरिया कहते हैं या थाइज कहते हैं, जेनिटल एरिया, मेल या फीमेल, हमें इनको पैम्पर बार बार करने की ज़रूरत नहीं होती। और स्पेशली गर्मियों में, आगे अब गर्मियाँ आ जाएंगी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में जब बहुत पैम्पर करते हैं तो अल्टीमेटली वहाँ ये डायपर रैश बनता है। अब ये जो डायपर रैश होता है ना, इसको अपनी ज़बान में हम इंटरट्राइगो भी कहते हैं। इंटरट्राइगो के क्या मतलब है? बगलों में इन्फेक्शन होना, फंगस और कैंडिडा, चाहे हमारी यहाँ आर्मपिट्स हो, चाहे हमारी ग्रॉइंस हो। ये जो थाइज में ये डायपर रैश बनता है, इसमें कैंडिडल इन्फेक्शन आ जाती है सर, जिसको कैंडिडाइसिस कहते हैं।
अब वो जगह रेड हो जाती है। अक्सर माएँ आके देखती हैं तो बच्चे की बिल्कुल पेशाब वाली जगह और वो पॉटी वाली जगह जो होती है, बटक्स और जेनिटल एरिया बिल्कुल रेड एरिथमेटिस हुई होती है, और बच्चा इतना इरिटेबल होता है, उसको खारिश होती है। बच्चा छोटा होता है, बता नहीं सकता, बोल नहीं सकता, लेकिन वो हर वक्त रोता चला जाता है, और क्योंकि उसको वहाँ बर्निंग हो रही होती है। तो इसके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो अंग्रेजी में हम कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आपने अगर अपने बच्चे का ख्याल करना है कि उसको थाइज में और ग्रॉइंस में ये फंगस ना हो, जिसको या कैंडिडा इन्फेक्शन ना हो, तो सबसे बड़ी बात है कि आप उसके पैम्पर जो हैं रेगुलरली चेंज करें। आपके पास एक मुलाजमा ऐसी होनी, अगर आप वर्किंग लेडी हैं तो आपके पास मुलाजमा ऐसी होनी चाहिए कि जब आप बच्चे को छोड़ के जाएं उसको आप तरबियत दें, मुलाजमा को गाइड करें कि किस तरह बच्चे के पैम्पर चेंज करनी है, साफ सफाई किस तरह करनी है, और उसको ड्राई करना है। सबसे बड़ी बात यह है वो जो एरिया है ना पैम्पर का, वो जब तक ड्राई नहीं होगा, वेट रहेगा, ये एक्जिमा, सेकेंडरी एक्जिमा बन जाता है, जिसको चंबल भी कहते हैं। तो अगर कैंडिडल इन्फेक्शन भी है और साथ खारिश कर करके बच्चा रोता है, और वो जब रगड़ लगती है, फ्रिक्शन होती है थाइज की, और अगर बच्चा है तो उसकी टेस्टिकुलर स्किन के साथ है, अगर बच्ची है तो उसकी वजाइनल स्किन के साथ, तो वहाँ वो इतनी इरिटेशन हो जाती है, वो बिल्कुल लाल हो जाती है जगह। माँ भी घबरा जाती है, दादा दादी नाना नानी जो बच्चे का ख्याल करते हैं वो भी घबरा जाते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपनी मुलाजमा को, या इवन अगर मुलाजमा नहीं है, उसकी नाना नानी दादा दादी या कोई खाला पप्पो ख्याल कर रहे हैं बच्चे का, तो उनको बता के जाएं कि जी इनका पैम्पर बार बार चेक करती रहें। दूसरी बात जरूरी है, जो पैम्पर यूज करनी है वो कॉटन की होनी चाहिए, वो ये पॉलिएस्टर और सिल्क के पैम्पर ना हो। जितने वो कॉटन के होंगे उतने वो पैम्पर उसके लिए बेनिफिशियल होंगे। तो ये थोड़ा सा इनका अगर ख्याल किया जाए तो मेरा ख्याल है कि इससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाए। ठीक हो गया। अच्छा सर, इसी के साथ ही अगर हम कोरिलेट करें चीज़ों को कि यूटीआई इन्फेक्शन वो आजकल बच्चियों में, औरतों में और प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर भी आती है, और इसी दौरान हम देख रहे हैं जब उसको यूटीआई इन्फेक्शन होता है तब उसी एरिया के अंदर फंगल इन्फेक्शन भी हो जाता है। इसको अगर ट्रीट करें तो कैसे? देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यूटीआई जो है ना, इसको कहते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। हम यूटीआई कहते हैं आम लफ्जों में, तो लोगों को सुना। अब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन खवातीन में बहुत ज्यादा है, लेडीज में बहुत, क्योंकि जो वजाइनल एरिया है, वल्वो वजाइनल एरिया है खातून में, उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन, उसमें कैंडिडाइसिस बड़ी कॉमन है, फंगस बहुत कॉमन है, ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस बैक्टीरिया है, ये बड़ा बैक्टीरियल वायरल और फंगल इन्फेक्शन एक खातून में, फीमेल में, चाहे बच्ची हो चाहे एडल्ट हो या बुजुर्ग हो, उस औरत में बहुत कॉमन है। अच्छा, अब होता क्या है कि वो खवातीन जिनको यूटीआई हो जाता है, जिनके यूरिनरी यानी को पेशाब जल के, यूटीआई का क्या मतलब है कि जब भी पेशाब करेंगी वो उनको जल के आएगा, जलन महसूस होगी। वो कहेंगी डॉक्टर साहब मैं जब भी पेशाब करती हूँ, मैं अपने कमोड यूज करती हूँ, वॉशरूम में जाती हूँ, तो जब मेरा पेशाब निकल रहा होता है तो मुझे बर्निंग हो रही होती है साइड पे। तो इसका क्या मतलब है कि उनको नंबर 1 तो यूरिन में बहुत इन्फेक्शन है। अच्छा, यूरिन की इन्फेक्शन के और कॉजेज भी बहुत होते हैं, किडनी से रिलेटेड भी हैं, लोकल कॉजेज भी होते हैं, वायरल भी है, फंगल भी है, बैक्टीरियल भी है। ये सफाई उस जगह की होनी बहुत जरूरी है। यानी हमें ये चाहिए हमारी खवातीन को कि वो अपनी हाइजीन का ख्याल रखें। जब तक आपकी हाइजीन, अच्छा अंडर गारमेंट्स जो हमारी खवातीन पहनती हैं, वो अंडर गारमेंट्स एक दिन के बाद उनको चेंज कर देना चाहिए। ये नहीं है कि आज पहना तो 3 दिन वही अंडर गारमेंट यूज करती रहें। दूसरी बात ये जो मैंने पहले भी कहा था, कॉटन के कपड़े जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो पॉलिएस्टर, सिल्क और ये वाले मिक्स जो होते हैं ना मटेरियल, ये बिल्कुल यूज ना करें अंडर गारमेंट्स में। और वो यूटीआई के लिए पेशाब टेस्ट कराना बहुत जरूरी है। जब भी किसी खातून को या बच्ची को बर्निंग हो रही हो, वो तो पहला काम यह है कि सुबह का पहला पेशाब वो टेस्ट कराए। उसमें पता चल जाएगा कि कौन सी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसका फिर कल्चर कराना होता है। कल्चर का क्या मतलब होता है कि अगर उसमें पस सेल्स आ रहे हैं पेशाब में, हमें पता लग गया रिपोर्ट, पहले तो प्लेन हमने यूरिन करा लिया, उसमें आ गया जी 20 पस सेल्स, 15 to 20 पस सेल्स, 30 पस, इसका क्या मतलब है कि इन्फेक्शन है, पस है। अब हमें क्या चाहिए, उस पस का कल्चर करवाना है। पहले एंटीबायोटिक नहीं शुरू करनी, वो जो कल्चर पे रिपोर्ट आएगी एंटीबायोटिक की, कोई 15-20 एंटीबायोटिक्स होती हैं जिसके अगेंस्ट कल्चर किया जाता है। वो जो रिपोर्ट कुछ रेजिस्टेंट होती हैं, कुछ एंटीबायोटिक सेंसिटिव होती हैं, तो जिसकी खिलाफ सेंसिटिव बहुत आएगी एंटीबायोटिक, वो हम पेशेंट को देते हैं।
चाहे वो एडल्ट फीमेल हो, चाहे वो बच्ची फीमेल हो, वो हमें उससे पता चलता है, एंटीबायोटिक का कोर्स कराते हैं। लेकिन फिर भी मैं बात यह करूंगा, ट्रीटमेंट तो हो जाएगी लेकिन हाइजीन प्रॉपर रखना। गर्मियों में तो स्पेशली डेली शावर या बाथ लें। उसके बाद जब हम जाते हैं वॉशरूम में, जब हम हाजत के लिए जाते हैं, जब हम पेशाब करते हैं, छोटा पेशाब बड़ा पेशाब, तो हमें उसके बाद तहारत जब करते हैं तो तहारत के बाद टिश्यू पेपर के साथ अपनी जगह को ड्राई करना चाहिए ताकि हाथ की कोई इन्फेक्शन ना चली जाए, वहां अंदर चली जाए जो यूटीआई को मजीद बढ़ा दे। तो ये बड़ी जरूरी बात है। ठीक हो गया सर। इसी से रिलेवेंट एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में था कि पीरियड्स के दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल जब चल रहा होता है औरतों का, तो उसी दौरान में भी फीमेल्स आती हैं कि मुझे इचिंग और बर्निंग और एलर्जी हो गई है नीचे, तो उसकी काज क्या होती है और इसको ट्रीट कैसे? अगेन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आज आप बड़े पर्टिनेंट और रेलेवेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो बड़े पहले प्रोग्राम में कम हमने डिस्कस की है, आपके साथ पहली दफा हो रहा है, लेकिन ये आज बड़े एजुकेटिव होंगे जो हमारे सुनने वाली खवातीन है उनके लिए। पीरियड जब आते हैं तो पीरियड नॉर्मली रहते हैं 3 to 5 डेज। ये एक साइकिल है जो अल्लाह ताला ने एक खातून में बनाया हुआ है, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल रहती है। उसके बाद फिर पीरियड खत्म होते हैं, फिर पीरियड 21 दिन के बाद वो 21 डेज के बाद साइकिल रिपीट होती है। अब होता ही है कि पीरियड्स में सबसे बड़ी बात यह है कि सेकेंडरी इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो जो ब्लड निकल रहा होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, माहवारी जिसे कहते हैं, वो माहवारी में जो ब्लड निकल रहा होता है उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन बहुत होती है। अच्छा, अब देखा जाता है कि जो खवातीन मैरिड हैं और उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल है, पीरियड्स है, तो हम उनके हस्बैंड को कहते हैं आपने इंटरकोर्स बिल्कुल पीरियड्स के दौरान नहीं करना। मेरे पास बहुत आते हैं मर्द हजरात, कपल आते हैं, मैरिड कपल हैं, वो मर्द आके कहते हैं डॉक्टर साहब मैंने तो पीरियड्स में इंटरकोर्स किया था, मुझे भी इन्फेक्शन हो गई है, मुझे भी यूटीआई हो गया, मेरे भी अब वो पेशाब जल के आ रहा है। तो मैं ये कैटेगोरिकली कहना चाहूंगा कि ड्यूरिंग पीरियड्स एक औरत के साथ उसका इंटरकोर्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो मैरिड है, इंटरकोर्स होगा वो उस मर्द को इन्फेक्शन दे देगी। अच्छा, अब उसमें पीरियड्स में उसको औरत को क्या चाहिए कि जो वो अपना वो यूज कर रही है, जो अंडर गारमेंट यूज कर रही है, या वो जो अपना पीरियड्स के लिए पैड्स यूज कर रही हैं, सैनिटरी पैड, उनको बार बार चेंज करती रहे। ये नहीं करना कि आज पीरियड शुरू हो गए तो एक खातून ने आज सैनिटरी पैड यूज कर लिया है और वो जनाब पूरी सुबह लेके रात को जाके उतार रही है, 2 दिन बाद वो उसके अंदर वो जो खून आ रहा है ना, ये जो खून होता है ना, इस खून में हर जरासीम मौजूद होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का खून होता है, एक से साइकिल। वो चाहते हैं ना अल्लाह ताला जिस तरह एक अपना सर्विस होती रहती है, तो एक खातून का भी ये होता है कि अंदर से वो ब्लड बिल्कुल क्लिनजिंग होती है। तो अब अगर एक खातून एक सैनिटरी पैड यूज कर रही है, उसको 5 दिन पीरियड या 4 दिन यानी 2 दिन तक 3 दिन तक करती है, वो तो फिर और उसको खराब कर देगी। पैड वो कहती है अभी प्रॉपर नहीं भरा, हाँ बिल्कुल, वो कंजूसी करती है ना, वो कहती है कि हाय मैं जो पैसे और मांगूंगी, हस्बैंड को कहूंगी पैड लेके, वो तो हस्बैंड कहता है तुम एक ही रहने दो, हस्बैंड भी कहते हैं चल यार मेरे पैसे बाजें। लेकिन हमें इन चीजों को एजुकेट करना है पेशेंट्स को कि जी आपने सैनिटरी पैड चेंज करने रेगुलरली, आपने उसको जो ही वेट हुआ, ब्लीडिंग हुई, उसको चेंज करें। आपने वॉशरूम गई, आपने छोटा पेशाब किया, आप उसको चेंज करें। नहा के निकलें, साथ ही आप उसको ड्राई करें, उस जगह को वेट ना रहने दें। तो अगेन अंग्रेजी वाली बात, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हाइजीन जितनी औरत अपनी अच्छी रखेगी उतना उसके लिए बेहतर होगा। यानी आपका कहने का मकसद ये है कि ये जो साइकिल का टाइम होता है, जी हाँ, इसके दौरान हस्बैंड को चाहिए कि वाइफ के साथ प्रॉपर जो है वो कोऑपरेट करे, वो अच्छे पैड मुहैया करे, बिल्कुल हाँ, सफाई का ख्याल रखे ताकि बीमारी से। और सबसे बड़ी बात है सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना। बिल्कुल, हस्बैंड कई दफा मुझे खवातीन ने कहा, अब मैं तो आपको पता है उम्र गुजर गई मेरी, अब ये स्किन को हमारा प्रोफेशन ऐसा कि हम तो खुल के बात करते हैं, तो वो खातून आती है डॉक्टर साहब ये मेरे हस्बैंड बैठे हैं, ये बाज नहीं आते, तो मैं उसको बंदे को कहता हूं भाई आप कोई अकल करें, उनको एक आपकी वाइफ को मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसको माहवारी आ रही है और आप उसके साथ सेक्सुअल कांटेक्ट करना चाह रही हैं, 4-5 दिन की बात है, जस्ट वेट, उसके बाद तो नॉर्मल है, देन शी इज योर वाइफ एंड यू आर द हस्बैंड, फिर जो मर्जी करें। लेकिन वो जो 4-5 दिन है, हस्बैंड को ये चाहिए कि बीवी को उन 4-5 दिनों में बिल्कुल किसी किस्म का सेक्सुअल कांटेक्ट ना करें। सर जैसे कि सेक्सुअल कांटेक्ट की बात हुई, तो सर इसमें हम देखते हैं कि कुछ लोग ये कहते हैं कंट्रासेप्शन यूज कर रहे होते हैं, कंडम टाइप, इस तरह की चीजें, बिल्कुल। उसके बाद भी हमने देखा है कि मेल और फीमेल दोनों में एलर्जी या खारिश हो जाती है। देखिए कॉन्ट्रासेप्शन का मैं आपको बताऊं, जो कॉन्डम यूज किए जाते हैं ना, मार्केट में कॉन्डम डिफरेंट टाइप्स के मिलते हैं, डॉटेड कॉन्डम्स होते हैं,
प्लास्टिक के कॉन्डम्स होते हैं, अब तो फ्लेवर्ड कॉन्डम्स आ गए हैं। ऐसे अब तो वो इतने वो लोगों को बेचने के लिए कमर्शियल गिमिक्स कहते हैं इसको। वो कहते हैं जी ये देखो जी, इसका ये फ्लेवर है, ये वनीला फ्लेवर है, ये चॉकलेट फ्लेवर है, ये मैंगो फ्लेवर है। अब वो कॉन्डम भी वो वाले आ गए। मैं हमेशा एक बात करता हूं कि कॉन्डम जो होता है, कॉन्डम भी एलर्जी कॉज करता है। ऐसे अब मेल में हम जब मेल एक कॉन्डम यूज करेगा इंटरकोर्स के वक्त, वो कॉन्डम के अंदर जो मटेरियल होता है ना, उसको जो लुब्रिकेंट कहते हैं, जो लुब्रिकेशन कॉज करता है पीनस की और जेनिटल एरिया की मेल में, अगर वो सूट नहीं कर रहा मेल को तो वो उसको एक्जिमा दे जाएगा। अच्छा, और वही कॉन्डम जो वो बीवी के साथ इंटरकोर्स में यूज कर रहा है बंदा, उस कॉन्डम से वाइफ को भी एलर्जी हो जाती है। वो जो मटेरियल है, लेट्स से वो मटेरियल एक प्लास्टिक का मटेरियल है, पॉलीथीन का मटेरियल है। अब मिस्टर आजकल तो मैंने बताया ना मुख्तलिफ किस्म के कॉन्डम है, जब वो इंटरकोर्स करेगा वो इरिटेट करेगी, फ्रिक्शन होगा उसके साथ, और अल्टीमेटली उसकी वाइफ ही उसको कहेगी कि जी मैंने जब इंटरकोर्स आपके साथ अपने हस्बैंड को कही किया था, अब मुझे 4 घंटे बाद तो बहुत इरिटेशन और इचिंग हो रही है, मेरी वजाइना सूज गई है, मेरे वल्वा के ऊपर वजाइनो वल्वल रेडनेस आ गई है, इमीडिएटली उसको बंद कर देना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि आप कॉन्डम अगर आपको सूट नहीं कर रहा, एक बंदे को कई दफा कॉन्डम सूट नहीं करते, तो वो बीवी के ऊपर उसको गायनेकोलॉजिस्ट के पास भेजे। उनके पास आईयूडीज बहुत अवेलेबल होती हैं, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, आईयूसीडीज, वो डिफरेंट किस्म की हैं। कॉपर टी भी रखवाते हैं, उसके बाद अंदर वो अपना एक रिंग भी रखवा लेती हैं, आजकल तो वो पैच लगने लग गए हैं वो वाले। तो वो अगर एक मर्द, अब होता ही है, मैं आपको इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं, आपने एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक छेड़ दिया है। वो जो मर्द है ना, वो बहुत तंग करते हैं खवातीन को, अपनी बीवी को। वो ये कहते हैं कि नहीं भाई मैंने प्लेयर मैंने लेना है, बीवी चाहे मरती है मर जाए, बीवी का कोई उनको परवाह नहीं, उन्होंने प्लेयर लेना है। यार अपनी बीवी का ख्याल करो, अपनी बीवी को पहले कंफर्ट जोन में तो लेके आओ। वो बीवी कंफर्ट जोन में है नहीं, आप कहते हैं मैंने सेक्सुअल, और आप फिर क्या कहते हो, मुझे नहीं पता, मैंने कॉन्डम यूज नहीं करना, मैंने। अच्छा, अब होता क्या है, फैमिली पूरी हो गई है, वो कॉन्डम यूज नहीं करते, वो लड़की और बीवी प्रेग्नेंट हो जाती है। अब जब बीवी प्रेग्नेंट होती है, खामिन कहता है जो अबॉर्शन कराओ। अबॉर्शन हमारे मतलब में गुनाह, ठीक है ना। और वो एक नई कॉम्प्लिकेशन, एक नई, अब अबॉर्शन की अपनी कॉम्प्लिकेशन आप जानते हैं, जिस तरह आजकल जो अबॉर्शन, आपको पता है प्रॉपर हॉस्पिटल में अबॉर्शन नहीं की जाती, वो तो आपको गली मोहल्लों में, हाँ, वो इलीगल अबॉर्शन हर जगह मौजूद है। जब इलीगल कराएंगे तो 90% कॉम्प्लिकेशन, माँ की भी जिंदगी गई, बच्चे की भी जिंदगी गई। तो ये हम लोगों को, हमारे जो मर्द हजरात हैं, जो लोग, हम लोग, हस्बैंड जब होता है, हस्बैंड को पता होना चाहिए कि ये मेरी वाइफ है, मेरे उसमें से बच्चे हैं, तो मैं वो ख्याल करूं कि जो मेरी बीवी के लिए भी बेनिफिशियल है, जो मेरे लिए भी बेनिफिशियल है, रादर देन के वो फोर्स करे कि नहीं जो मैं कहता हूं तुमने उस तरह इंटरकोर्स करना है। ये मैं इस चीज को इनको कहूंगा कि अपनी वाइफ के साथ कोऑपरेट किया करें। जी बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा सर, जैसे कि ये बड़े ज़बरदस्त अंदाज में ये चीज़ें एक्सप्लेन होगी। अब इसी के साथ अगर हम एक बात ये करें कि हमने ये देखा है कि जब अंडर शेव करता है मर्द हो या फीमेल हो, जब वो अपनी सफाई करती है नीचे वाले एरियाज की, उसके बाद भी हमने देखा है कि पेशेंट रिपोर्ट होते हैं छोटे छोटे दानों के साथ, रेडिश के साथ, एलर्जी के साथ या इचिंग के साथ। इसको ट्रीट कैसे? इसको कहते हैं फॉलिकुलाइटिस। सर अब आजकल होता क्या है, जो खवातीन है वो क्रीम्स यूज करती हैं, प्यूबिक हेयर, इसको प्यूबिक हेयर कहते हैं, जो जेनिटल हेयर, प्यूबिक हेयर को रिमूव करने के लिए वो क्रीम यूज करती है। मार्केट में बड़ी क्रीम्स हैं, हेयर रिमूविंग क्रीम्स। अच्छा, कुछ खवातीन रेजर यूज करती हैं, कुछ खवातीन कैंची से काटती हैं, कुछ खवातीन अपने खामिन की जो सेफ्टी पड़ी होती है उससे बाल साफ कर लेती हैं। मेरा मशवरा ये होगा कि हर खातून को पता होता है, जो मैरिड है या अनमैरिड है, कि जब वो अपने प्यूबिक हेयर को या इवन एक्सिलरी हेयर को जब वो करती है साफ, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट बेस्ट है उसके लिए। ठीक, ये उसको पता होता है कि उसको सूट क्या करता है। अगर एक खातून कहती है जी मुझे तो वो जो हेयर रिमूविंग क्रीम है सूट करती है, शी शुड यूज दैट। एक औरत कहती है मैं सेफ्टी करूं तो आई एम ओके। वो जो दाने बन जाते हैं ना, उसको कहते हैं फॉलिकुलाइटिस। वो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है, जो स्टेफिलोकोकल इन्फेक्शन है। इनको कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया। अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया क्या होते हैं कि मौका मिला पड़ गो। वो देखते हैं ट्रॉमा हो रहा है। जब हम लोग मर्द लोग भी जब अपने प्यूबिक हेयर साफ करते हैं तो कई दफा बर्निंग होती है 1-2 दिन तक। वो क्या रीजन होती है कि वो वहां अल्टीमेटली उसमें इंफेक्शन आ जाती है। तो मेरा यहां आप लोगों को ये एक टोटका बता देता हूं कि कभी मसला नहीं होगा। जब भी कभी
वजाइनल हेयर रिमूव करते हुए, जिसको प्यूबिक हेयर्स कहते हैं, वर्बो वजाइनल प्यूबिक एरिया, या मर्दों को जेनिटल एरिया पे प्यूबिक रीजन पे हम रिमूव करें, बर्निंग हो, 1-2 दिन वो दाने बन जाते हैं जिसको फॉलिकुलाइटिस, तो वहां सिर्फ आप एंटीबायोटिक क्रीम लगाएं। पॉलीफेक्स अवेलेबल है, पॉलीमेक्सिन, म्यूपेरोसिन अवेलेबल है, डिफरेंट नाम, बैक्टोबैन, म्यूपेर के नाम से, तो वो एंटीबायोटिक की क्रीम मिलती है। स्टीरॉयड नहीं लगाना, उसमें कोई स्टीरॉयड नहीं लगाना। जो एंटीबायोटिक क्रीम है, प्योर एंटीबायोटिक, वो सुबह शाम उन जगहों पे लगाएं, वो दाने ठीक हो जाएंगे। ठीक होगी जी। नाज़रीन, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। यहीं पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे, प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ हुसैन काज़मी हमारे साथ मौजूद होंगे। मजे की गुफ्तगू बेस्ड ऑन साइंस जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम। मेरे साथ आज गेस्ट मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ हुसैन काज़मी। आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं, ऐसी गुफ्तगू जो पहले हमने कभी नहीं की, और हम डिटेल गुफ्तगू कर रहे हैं ताकि आप लोगों को बेहतरीन मैसेज डिलीवर किया जाए, ताकि आने वाली जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं आप अपने आप को उससे महफूज रखें। अच्छा सर, जैसे कि हमने ये सारी बातें की, अब इससे रेलिवेंट एक बात और होती है कि हम देखते हैं कि लोगों के मेल और फीमेल दोनों में लिप्स ड्राई होना शुरू हो जाते हैं, फटना शुरू हो जाते हैं। इनका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं और इससे बचाव कैसे मुमकिन है? हाँ जी, इसको कहते हैं किलाइटिस, CHEILITS, सर किलाइटिस कहते हैं। और जिनकी ये फट जाती हैं, इसको कहते हैं बाछें चिर गई हैं, इसको कहते हैं परलिश। ये हमारे ये दो मेडिकल टर्म। अच्छा जी। खवातीन में जब ये लिप्स ड्राई होते हैं और फटते हैं, उनका सबसे बड़ा रीजन होता है लिपस्टिक और कॉस्मेटिक्स। ये जो लिपस्टिक्स खवातीन लगाती हैं, अब तो मर्दों ने भी यूज करनी शुरू कर दी है शोबिज में, तो जो लिपस्टिक्स होती हैं इनके अंदर केमिकल होते हैं, लिप साल्व होता है केमिकल। वो केमिकल बार बार रिपीटेडली लिप्स पे लगने के साथ लिप्स को ड्राई करता है और क्रैक कर देता है। लिप्स में फिशर्स बन जाते हैं, छोटे छोटे, उनमें वो जिसको कहते हैं ना गड़े से बन जाते हैं। तो इसका हम कहते हैं किलाइटिस। तो उनको हम कहते हैं जी कि लिपस्टिक का एक ही ब्रांड यूज करें, डिफरेंट ब्रांड्स आपने लिपस्टिक के यूज नहीं करने। मर्दों में कईयों को आदत होती है कि वो मर्द जो होते हैं ना, वो अपने लिप्स को टच करते हैं अपने टंग के साथ, सलाइवा के साथ, यानी वो यूं करेंगे फिर वो करेंगे। इसको कहते हैं लिप लिकिंग डर्मेटाइटिस। ये बीमारी जो होती है, जबान पे यूं किया दबाया, कई टेंशन, जिनको टेंशन बहुत स्ट्रेस में होते हैं ना, वो लिप खाते रहते हैं। तो ये मेरा मशवरा होगा कि जो खवातीन हैं वो लिपस्टिक का इस्तेमाल कम करें या एक ब्रांड करें, और मर्द हज़रात जो हमारे हैं जिनको ये प्रॉब्लम है, उनको ये चाहिए वो बिल्कुल यूं ना करें, वो करेंगे बढ़ जाएगा। इसका बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होता है कि हम इसको मॉइस्चराइजिंग क्रीम देते हैं लगाने के लिए, और मॉइस्चराइजिंग क्रीम से स्किन सॉफ्ट हो जाती है, और उसके साथ हम 1% हाइड्रोकॉर्टिसोन क्रीम देते हैं। 2-3 दफा दिन में वो लगाई, 2-3 दफा मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाई, तो लिप्स आपके सॉफ्ट हो जाते हैं। ठीक हो। और जो स्किन पे लगाने वाली मॉइस्चराइजिंग और लिप्स वाली दोनों डिफरेंट है। ठीक हो। अच्छा सर, परफ्यूम और बॉडी स्प्रे की अगर हम बात करें, अक्सर मेल फीमेल में ये कंप्लेन आती है कि उनको परफ्यूम या बॉडी स्प्रे लगाने के बाद एलर्जी होती है, इससे बचाव कैसे मिले? जो परफ्यूम और बॉडी स्प्रे से आती है, इसको हम अपनी टर्मिनोलॉजी में कहते हैं बर्लॉक डर्मेटाइटिस। BERLOQUE, बर्लॉक डर्मेटाइटिस। ये होता क्या है, हम लोगों को, मर्दों को इतना नहीं होता, फीमेल में क्यों ज्यादा होता है। हम लोग जब कपड़े पहन लेते हैं तो हम कपड़े पे छिड़क लेते हैं। खवातीन ने साड़ी पहननी है, उन्होंने तो ये सर्दियों में भी, बाहर माइनस में भी टेम्परेचर होगा, तो उन्होंने पतली कमीजें पहन के शादी पे जाना है, बिल्कुल वो कहेंगी, हम उनको कह दो कि शॉल ले लो, या वो ना मेरा तो जोड़ा 5 लाख रुपए का, तो फायदा क्या शॉल ले लूं मैं। हम लोगों ने तो वो सूट पहनना है। तो वो जब स्प्रे करती हैं ना परफ्यूम का चेहरे पे, बॉडी पे, तो वो उनकी कपड़ों पे नहीं जाता, वो स्किन पे आता है, वो वहां पिगमेंटेशन भी कॉज कर देता है। जहां जहां स्प्रे आएगा वहां काले निशान पड़ जाएंगे, तो उसको बगलों में भी करेंगे तो वहां इरिटेशन हो जाएगी। तो इसको कहते हैं बर्लॉक डर्मेटाइटिस। उसके लिए बेस्ट ये होता है कि आप वो अगर एक स्प्रे या बॉडी लोशन या परफ्यूम आपको कर रहा है, उस परफ्यूम को आप फिलहाल छोड़ के कोई दूसरा ट्राई करें। और नंबर 2 ये है, कोशिश करें कि कपड़ों पे करें, डायरेक्टली अंदर ना आप करें। इवन डिओड्रेंट्स जो होते हैं, जो बगलों में आजकल आर्मपिट्स में हम करते हैं, मेल फीमेल रोल ऑन वाले मिलते हैं, वो भी इरिटेट करते हैं स्किन को। तो अगर कोई कर रहा है केमिकल, उसको छोड़ के कोई और ट्राई करें। ठीक हो गया। अच्छा सर, हम देखते हैं कि आजकल आर्टिफिशियल ज्वेलरी का इस्तेमाल बहुत होता है, इस ज्वेलरी से भी हमने इन्फेक्शन होते हुए देखे अपने क्लिनिकल ट्रायल में, तो उससे बचाव कैसे मुमकिन? देखिए जी, ज्वेलरी के साथ तो बड़ा मजा आता है, ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी में क्या होता है, उसमें जिंक होता है, उसमें निकल होता है, निकल ज्यादा देखा जाता है। अब मेरे पास जब मरीज आते हैं ना, तो किसी की कई दफा बीवी साथ होती है, बहन होती है, तो उसको गोल्ड से भी होता है,
ऐसे प्योर गोल्ड से भी। तो मुझे वो मियाँ कहता है, डॉक्टर साहब आपने तो कमाल कर दिया, मेरा तो सारी उम्र का खर्चा खत्म कर दिया, अब मेरी बीवी को गोल्ड से है ना सारी जिंदगी चूड़ियां गोल्ड की, लॉकेट गोल्ड का वो नहीं बना और ये अंगूठियां नहीं देनी पड़ेगी, मैं आर्टिफिशियल दूंगा। लोगों को आर्टिफिशियल ज्वेलरी से रिएक्शन होता है। निकल उसमें सबसे कॉमनेस्ट है कॉज। गले या कान में ईयर रिंग्स पहने, नोज पिन पहने, अंगूठी पहने, चूड़ियां पहने, लॉकेट पहने, अगर आर्टिफिशियल ज्वेलरी का है तो वो जगह रेड हो जाएगी, ऐसे कान लाल हो जाएगा, इरिटेशन होगी, इसको चंबल कहते हैं, एक्जिमा कहते हैं, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कहते हैं। और अगर किसी ने अंगूठी अपने मंगेतर को दिया है, मेल ने फीमेल को या फीमेल ने मेल को, और वो अंगूठी उसने दिया है गोल्ड समझ के, और दूसरे दिन वहाँ अंगूठी उंगली सूज गई है, तो वो सब झूठ पकड़ा जाएगा कि ये गोल्ड नहीं था, ये आर्टिफिशियल था, और वो उसकी बच्ची की या बच्चे का उंगली सूज गई है। सो ये जो प्योर गोल्ड और प्योर डायमंड है इससे होती है, लेकिन बहुत कम चांसेस है। प्योर गोल्ड और प्योर डायमंड भी कॉज कर सकता है, इसके चांसेस कम है। लेकिन जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है जिसमें निकल है और उसके अलावा एल्यूमिनियम है और एलॉयज हैं, कोई डली हुई हैं, वो ये कॉज करते हैं। एक बात और बताता चलूं, आजकल शादियों का सीजन है, मेहंदी बहुत लगाई जाती है, मेहंदी से बहुत रिएक्शन आता है। वो जो कोन मेहंदी है, काले रंग की केमिकल वाली मेहंदी, वो लड़कियां हाथों पे बाजू पे उसके डिफरेंट डिज़ाइन बनवा लेती हैं, उंगलियों पे फूल पत्ते बनाती हैं, और चौथे दिन वो मेरे क्लिनिक में लैंड कर जाती हैं। डॉक्टर साहब मैं तो मर गई, ये तो देखें डॉक्टर साहब मेरा हाथ सूजा हुआ, डॉक्टर साहब खारिश पड़ी, डॉक्टर साहब उसमें केमिकल इतने डले होते हैं कि वो उसको रिएक्ट करते हैं। तो मेरा मशवरा होगा कि वो ख़वातीन जिनको एलर्जिक रिएक्शंस हैं, जिनको एक्जिमाज हैं फैमिली में, वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी ना पहने, नंबर 1। नंबर 2, केमिकल वाली मेहंदी नहीं यूज करनी, प्योर ग्रीन मेहंदी पत्ते वाली जिसको हिना कहते हैं, जो आम पहले मिलती थी, वो वाली यूज करें, उससे ही रिएक्शन नहीं होगा। ठीक हो गया सर। इसी से रेलिवेंट, जैसे आपने शादियों की बात की, तो हम हीटर की बात करते हैं। आजकल लोगों को हीटर से, गाड़ी में हीटर लगा हो, घर में हीटर हो, तो उससे भी उनको एलर्जी होती है। इस एलर्जी की वजह क्या होती है, बचाव कैसे मुमकिन है? हीटर वाले लोग तो आपने देखा नहीं, कई दफा तो घर में लगा हो बीच में घुस जाती हैं औरतें, हाँ यूं करती करती हुई हीटर लगा हुआ है, तो लोग कहते हैं बीबी बाकियों को भी हीटर आने दो, तुम अकेली अभी घुस जाओगी इसके अंदर ही। ठीक है ना। जो हीटर है, जो गाड़ी में हीटर है, जो आपके कमरों में हीटर लगे हुए हैं, आपने उनको मीडियम पे रखना है। ठीक है। आपने ये नहीं करना कि बाहर ठंड है तो आप बिल्कुल चिमड़ गए उसके साथ जाके, उसके साथ भी आपकी स्किन डैमेज हो जाती है। जितना आप हीटर में ज़्यादा बैठेंगे उतने स्किन के ट्रॉमा के और चांसेस ज़्यादा हैं डैमेज होने के। सो वही कहती है ना कि वो मीडियम सा, अपने ना बहुत गर्म हो ना, बस टेम्परेचर को नॉर्मल रखें घर के। और ये जो हीटर हैं कमरों वाले और गाड़ियों वाले हीटर, इनको मीडियम पे रख के चलाएं ताकि आपको उस हीट के, अच्छा कई लोगों को जिनका रंग बड़ा गोरा होता है ना, वो अगर थोड़ी देर भी ऐसी हीट में बैठेंगे ना तो उनको रेड हो जाएगा चेहरा। लोग कहेंगे तुम्हें क्या हो गया, तुम तो बिल्कुल टमाटर की तरह बाहर बन के आ गए। वो कहते जी मैं तो अंदर कमरे में गया हूँ, वो हीटर चल रहा था, मेरा तो जान निकल गई, मैं तो बाहर आ गया हूँ, दरवाजे खोल दिए मैंने। तो उन लोगों को तो बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। सर्दियों में भी हीटर मीडियम चलाएं, और नज़दीक ये नहीं करना कि उसके अंदर ही घुस जाओ हीटर के जाके, यार दूर बैठो ताकि वो सेफ रहे। ठीक हो गया। अच्छा सर, दूसरी बात, आजकल हमने देखा चिलब्लेंस बहुत ज़्यादा होती हैं लोगों को सर्दियों में, जो ना उनकी उंगलियां हाथों पाँव की मोटी हो रही और दर्द होना शुरू हो जाती है। इसकी क्या वजह होती है और इसके किस तरह हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं? चिलब्लेंस होती हैं, और अगर और बहुत स्ट्रांग हो तो उसको फ्रॉस्ट बाइट कहते हैं। ठीक है सर। ये वहाँ अगर आप मरी गए हुए हैं सर्दियों में, नथिया गली गए हैं, पहाड़ों पे बंदा जाता है तो वो वहाँ से फ्रॉस्ट बाइट लेके आता है, बिल्कुल ही ये उंगलियां उनकी उड़ जाती हैं ऊपर से, उनकी जो स्किन होती है। चिलब्लेंस के लिए बेस्ट तरीका क्या होता है, गर्म पानी का घर में यूज करना। ठीक। वजू करें तो गर्म पानी के साथ, नहाएं धोएं गर्म पानी के साथ, तहारत करें गर्म पानी के साथ, आप खाना खा के निकले हैं तो गर्म पानी के साथ हाथ धोने। ठंडा पानी गर्मियों में जहाँ टेम्परेचर माइनस में है मुल्क में, या 1, 2, 3 डिग्री है, उसमें जितना ठंडा पानी करेंगे वो चिलब्लेंस, हमारी वेसल कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं, नैरो हो जाती हैं, तो इसलिए स्किन पे इरिटेशन और खारिश होती है हाथ और पाँव की। फिर हम क्या कहते हैं मरीज को, अपने आप को वार्म रखो, हाथ में वुलन ग्लव्स पहनो, पाँव में वुलन सॉक्स पहनो, और जो जूता है सैंडल, स्लीपर और चप्पल वो नहीं पहनना सर्दियों में। अच्छा मरीज कई एक बड़ी अच्छी बात भी करते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब आप तो कह रहे हैं कि वुलन पहनो, वो तो वूल पहन के और इरिटेशन होती है वो ज़्यादा। फिर उनको हम क्या कहते हैं, बिल्कुल होगी, ये दवाइयाँ देते हैं,
2-3 दवाइयाँ होती हैं या इसकी स्पेशल हम देते हैं इसके चिलब्लेन्स के लिए। वो खारिश भी ठीक हो जाती है, वो हाथों की स्वेलिंग भी चली जाती है। और एहतियाती तदबीर में जब भी वजू करें तो गर्म पानी के साथ, नहाएं धोएं तो गर्म पानी के साथ। ठीक हो गया सर। लोगों की ना एड़ियाँ फट जाती हैं सर्दियों गर्मियों में। हमने देखा है कि बुजुर्ग हैं या उसके अलावा कोई फीमेल मेल दोनों में हमने देखा कि पाँव की एड़ियाँ पीछे से बिल्कुल फटी वाज़ेह नजर आती हैं। इनसे बचाव कैसे मुमकिन, इसका इलाज कैसे होता है? पुराने ज़माने में और अब भी झावा इस्तेमाल किया जाता था। अगर आपको याद हो जी तो बिल्कुल। मरीज कहता था जी मैंने झावा रखा हुआ है, मैं उससे मैल एरिया उतारता हूँ मैल मैल। उतारता हूँ अपनी। ये जो होती है इसको बीमारी को कहते हैं केरेटोडर्मा। क्रेटोडर्मा। केरेटोडर्मा कहते हैं सर थिकनिंग ऑफ द एपिडर्मल लेयर ऑफ द स्किन। ये जो एड़ियाँ फट जाती हैं, इसका बेस्ट एक इलाज है मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज करें दिन में 3। मार्केट बड़ी पड़ी है, जैसे कि पेट्रोलियम जेली वगैरह पेट्रोलियम लोग जेली लगाते है, थे, ऑयल वैजलीन लगाते है, कोल्ड क्रीम है, कोई ऐसी पेट्रोलियम जेली जैसी चीज़ें वो लेके यूज़ करें या उसके साथ ये स्किन सॉफ्ट रहती है। 2-3 दफ़ा दिन में लगाएं। ये जेनेटिक भी होता है, इसमें जीन में आता है। अब एक खातून को हैं तो उसकी माँ को, बाप को, बहनों भाइयों में भी हो सकती हैं। एक लड़के को हैं उसके वालिद को हो सकती हैं। तो ये जो एड़ियाँ फटती हैं, जो क्रैक्ड हील्स भी कहलाती हैं, इसके लिए मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो अवेलेबल हैं वो भी हम देते हैं, माइल्ड स्टीरॉयडल क्रीम भी देते हैं, उससे एड़ियाँ ठीक हो जाती हैं। ठीक हो गया सर। SSTI स्किन सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, ये क्यों होता है और किस किस एरियाज पे हो सकता है? स्किन सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन तो है, ये तो बड़ी एक जनरलाइज्ड टर्म है, कॉमन टर्म है। सर ये क्यों होती है? जब भी आपकी स्किन सेंसिटिव होती है, जब भी किसी, देखें ना कोई आप जख्म वॉन्ड कोई भी बिल्कुल आप धूप में चले जाएं, आपको बर्न हो जाएगी स्किन। जब बहुत तेज धूप निकली हो, आप बहुत ठंड में चले जाएं, चिलब्लेन्स हो जाएंगे। आप पे गर्म पानी गिर गया, वो आपको कर देगा। अच्छा, सेकेंडरी इन्फेक्शन, आपने बहुत वार्म कपड़े, ओवर वार्म भी पहने हैं, वो भी आपको कर देगी। आपने बिल्कुल ही कुछ नहीं पहना हुआ, वो भी करेगा। तो ये जितनी सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हैं, उसके बाद होता क्या है, हम कुछ साबुन ऐसे यूज़ करते हैं जो हम इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पे पढ़ लेते हैं, अखबारों में देख रहे हैं कि जी वो टीवी पे इश्तिहार आ रहा है, ये लोशन, ये शैम्पू यूज़ करो। हर स्किन के लिए हर शैम्पू यूजफुल नहीं होता। बिल्कुल ऐसे आपने अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछना है कि जी मैं चेहरे पे कौन सा फेस वो वॉश आपकी यूज स्किन की करूं, टाइप्स को हम आपकी टाइप देख के बताएंगे। जो सन ब्लॉक है वो भी इस तरह ही है। सो कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो खुद कोई चीज़ यूज ना करें, अपने डॉक्टर के पास जाएं डर्मेटोलॉजिस्ट और उससे मशवरा करें। जी ठीक हो गया सर। हम देखते हैं कि अंडर ब्रेस्ट फीमेल्स के अंदर ब्रा यूज करने से उनको यहाँ पे इन्फेक्शन भी हो जाता है, स्किन फट भी जाती है, इचिंग एक्जिमा टाइप भी हो जाता है। इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है और इससे अगर बचना चाहे वो कोई औरत तो कैसे बचे? सबसे बड़ी बात है, जो ब्रा पहननी है वो भी कॉटन की होनी चाहिए। ठीक है। वो ब्रा जो नायलॉन की मिक्स्ड हैं, पॉलिएस्टर की हैं, और बड़ी वो हार्ड किस्म और की। हार्ड किस्म की ब्रा वो खवातीन को नहीं पहननी चाहिए जिनकी ये स्किन सॉफ्ट है। अच्छा, कई खवातीन के फ्लैबी ब्रेस्ट होते हैं, बड़े ब्रेस्ट होते हैं। सर। अब जब बड़े ब्रेस्ट में वो ब्रा पहनेगी, बड़े ब्रेस्ट ओवर हैंग कर रहे होते हैं, फंगस आ जाती है, वो एरिया सारा रेड हो जाता है। ये भी इसको कहते हैं इंटरट्रिजनस एरिया, जो दरमियान का और ब्रेस्ट वाला। सो करना क्या है, उस खातून ने, उसने जो ब्रा पहननी है वो जरा लूज वाली पहननी है, बहुत टाइट वाली नहीं पहननी। वो टाइट पहनेगी और इरिटेट उसको करेगी। और नंबर 2, उसने अपनी स्किन को दिन में 2-3 दफ़ा गर्म पानी के साथ साफ करके और ड्राई रखना है। और वो जनरली जो आपने बात की है, 2 प्रॉब्लम्स आती हैं, एक फंगस होती है, एक एक्जिमा बन जाता है। फंगस के लिए और कैंडिडा, यहाँ फंगस कम आती है, ये जो ब्रेस्ट के नीचे लाइन है इसमें कैंडिडा इन्फेक्शन ज़्यादा आता है, जो फंगस की तरह की है, वो जो एरिया रेड हो जाता है खारिश के साथ, उसकी दवाइयाँ भी अवेलेबल हैं। और फंगस की दवाई, और एक्जिमा अगर होगा, खारिश होगी, उसकी दवाई भी हम देते हैं। ठीक हो गया सर। सर ज़्यादातर लोग हमारे पास जब आते हैं, वो लोग जो ऑफिशियल यूज़ ज़्यादा कपड़े करते हैं, पैंट कोट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं या शलवार कमीज़ पहनते हैं। फीमेल्स में अगर देखें तो जो ब्राज इस्तेमाल करती हैं वो कहती है कि इसके निशान आ जाते हैं। आ जाते हैं। कोई नाला बांधने वाला यहाँ पे आएंगे, बेल्ट वाले के भी आएंगे। इन निशानों को कैसे कम किया जा सकता है? क्या कोई क्रीम ऐसी है जो निशान बिल्कुल करती है, हमारे पास सब क्रीमी है। ये निशान टेम्परेरी होते हैं। वो रीज़न क्या है, देखे ना, एक ब्रा जब आप पहनते हैं, ब्रा का कप होता है, वो जो खातून को कप लगता है उसका मटेरियल होता है, वो मटेरियल इसकी चेस्ट को या स्किन को सूट नहीं करता और वो वहाँ एक लाइन देता है। हम जब बेल्ट बांधते हैं या अदारबंद या इलास्टिक खाली पेट को टच करेगा, वो मटेरियल भी कर सकता है। वो जो निशान पड़ जाते हैं, उन निशानों की ऑइंटमेंट्स हमारे पास हैं, हम अपने मरीजों को देते हैं और उसके साथ 100% वो निशान चले जाते हैं। जी ठीक हो गया। अच्छा सर, इसी में हम ये देखते हैं कि सर्दी के मौसम में लोगों के सर में जुएं पड़ जाती हैं, बच्चों में भी बहुत ज़्यादा होते हैं, इनके बाल भी आपस में चले जाते हैं, फिर नीचे इचिंग शुरू हो जाती है, फंगस भी हो जाती है।
तो जुओं का खात्मा कैसे मुमकिन है? सबसे बड़ी बात है, अगेन हाइजीन होनी चाहिए। बच्चे को डेली सर धोना, नहाए ना, सर धोएं गर्म पानी से। दूसरी बात है, इसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं पेडिकुलोसिस कैपिटस। सर अगर बॉडी पे आए पेडिकुलोसिस कॉर्पोरिस, और अगर प्यूबिक रीजन में पेशाब वाली जगह पे आए तो पेडिकुलोसिस प्यूबिस। सर इसके लिए हमारे पास जुओं की लोशन और दवाइयाँ मौजूद हैं। हम मरीज़ को वो देते हैं और वो यूज़ करता है, और वो उसके साथ शैम्पू देते हैं, गोलियां या शरबत देते हैं बच्चे की उम्र के मुताबिक, और वो जुएं मर जाती हैं। लेकिन ये जुएं बच्चे कहाँ से लाते हैं? स्कूल से। बीमारियां जुओं की स्कूल से आती हैं या मेड से आती हैं। हमने जो घर में मेड रखी होती हैं ख़वातीन ने अपने छोटे बच्चों के लिए, वो मेड छः दिन नहीं नहाती, कपड़े नहीं चेंज करती, वो बीमारी उस बच्चे को दे जाती है। तो हमें यह ख्याल कर। ठीक है सर, टीन एजेस के अंदर हम देखते हैं कि लोगों में एक्नी बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाती है, खुसूसन फॉरहेड के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्नी के साथ लोग रिपोर्ट होते हैं। इससे बचाव कैसे मुमकिन है? फास्ट फूड, जंक फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स, अपना क्या चॉकलेट्स, कैंडीज़, उसके बाद क्या कहते हैं बाहर के खाने खूने, इनको कम करें, नंबर 1। नंबर 2, फ्रूट्स, जूस, फल, दूध, दही, दालें, सब्जियां, ये ज़्यादा लें। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ये जितना करेंगे, और कोशिश करें कि अपना जो दही है उसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। सुबह उठ के मौसमी माल्टे का जूस लें, और कोशिश करें सेब केला वो लें। इन चीज़ों के साथ बंदा फ्रेश। दवाइयाँ भी हैं एक्नी की, अब एक्नी की हमारे पास सब दवाइयाँ मौजूद हैं। लेटेस्ट दवाइयाँ हमारे पास आइसोटेटिनोइन एक है सॉल्ट, जो हम एक्नी के मरीज़ों को देते हैं, बिल्कुल एक्नी चली जाती है, लेकिन वो प्रेगनेंसी में नहीं दिया जा सकता, नंबर 1 ख़वातीन में। और नंबर 2, वो ख़वातीन जो मैरिड हैं, जो प्लान कर रही हैं कंसीव करना, उनको भी हम नहीं दे सकते। अदरवाइज़ आइसोटेटिनोइन सेफ़ है, अगर दी जाए तो वो हम देते हैं। लेकिन डाइट के साथ, किताबों में मेंशन है कि डाइट का कोई इतना रोल नहीं है। मैं अपने तजर्बे से बता रहा हूँ, किताबों को छोड़ दो, बड़ी बड़ी किताबें मैंने पेपर लिखे हैं और पढ़े हैं। ये जो डाइट होती है एक्नी कॉज नहीं करती, एक्नी कॉज नहीं करेगी, होगी नहीं, डाइट उसको प्रेसिपिटेट करती है। अगर आपकी मुझे हार्मोनल चेंजिंग होती है। एग्जैक्टली, एक्नी के कॉजेज तो बहुत हैं, हार्मोनल है, जेनेटिक है, उसके बाद स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, पोल्यूशन है, डस्ट है, 10,000 कॉजेज हैं। लेकिन जो बढ़ती एक्नी है वो डाइट उसको ख़राब कर सकती है। फास्ट फूड मैंने आपको बताया, मुरगन गज़ाएँ, ये बाहर के खाबे जो लोग हम बड़े खाते हैं जाके, चलो यार चलिए आज जाके कढ़ाई खाएं, आज फिश खाएं, आज हरी निहारी खाएं, डेली ये करने वाले, उनमें ये कॉमन है प्रॉब्लम। सर थैंक यू सो मच, आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया, और बड़ा ज़बरदस्त मुदल्लल बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू हुई। हमारे पास आखिरी 2 मिनट हैं। प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ हुसैन काज़मी का पब्लिक के नाम क्या पैगाम, और पब्लिक अपनी स्किन को कैसे मेंटेन करे? जी, मेरा आपका तो पहले बहुत शुक्रिया तो नहीं साहब। पहले मेरा पैगाम एक ही है जो मैंने आज आपके प्रोग्राम में बात बताई है, कि आप कोशिश ये करें कि अपनी हाइजीन को बेहतर रखें। वो कहते हैं ना, सफाई निसफ़े ईमान है। हम 5 वक्त वज़ू करते हैं मुसलमान होके, तो ये अल्लाह ताला, अल्लाह पाक की तरफ से हम लोग बड़े खुशकिस्मत हैं कि मुसलमान घराने में पैदा हुए, मुसलमान हैं हम लोग, जो हमें ये अपना सादत नसीब है। तो अपने सफाई रखें, कपड़े डेली चेंज करें, अपने जो नहाना धोना है उसको रेगुलर रखें, और अल्टीमेटली कोशिश करें कि जो ये लोशन, शैम्पू, जेल जो मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में हैं, इनसे इज्तनाब करें, इनको अवॉइड करें। सिर्फ अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछें कि डॉक्टर साहब मुझे बताएं मैं कौन सी यूज़ कर सकता हूं या यूज़ कर सकती हूं, और कपड़ों को चेंज करें। और आपको पता होना चाहिए कि, और सबसे बड़ी बात मैं बताता चलूँ, जिन लोगों ने घर में पेट्स रखे हुए हैं, मैंने बड़ा देखा है, मेरे पास बच्चियाँ आती हैं, हाय डॉक्टर साहब मैं तो अपनी कैट को साथ सुलाती हूँ, मेरी कैट तो मेरी रज़ाई के अंदर सोती है, मैं कैट को हग करती हूँ, किस करती हूँ। ये जो कैट्स हैं, चाहे साइमीज़ कैट्स हैं, चाहे पर्शियन कैट्स हैं, इन कैट्स की फर में बग्स होते हैं, जिसको उर्दू में पिस्सू कहते हैं, या वो होते हैं छोटे छोटे कीड़े, ये हमें स्किन पे फंगस कॉज कर देते हैं, एक्जिमा बना देते हैं, जुएँ पड़ जाती हैं इनके साथ, जो डॉक्टर तनवीर ने क्वेश्चन पूछा था। तो ये जितनी आप सफाई रखेंगे एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट, मेरा ख्याल है उतनी देर आप स्किन डिजीज से बचे रहेंगे। शुक्रिया सर। नाजरीन, आपने देखा कि प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ हुसैन काज़मी हमारे साथ मौजूद थे। बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करके आप लोगों के लिए आसान अल्फाज में मैसेज डिलीवर करने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। मैंने भी कोशिश की कि हर सवाल को डिफरेंट एंगल्स के साथ सर के सामने रखा, ताकि डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सर का जो प्रॉपर एक्सपीरियंस है वो आप लोगों तक पहुँचाया जा सके। आपको हमारे इस प्रोग्राम से मुतल्लिक़ किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कोई सवाल जवाब आपके माइंड में हो, तो कमेंट बॉक्स में आइए, नेगेटिव लिखें या पॉजिटिव लिखें, लेकिन ज़रूर लिखें।
जब आप लिखते हैं तो हमारी रीच बढ़ती है और हमें अपनी इस्लाह का मौका मिलता है। हम आपके कमेंट्स और आपकी राय को मद्देनज़र रखते हुए नेक्स्ट जब प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि आपके उठाए गए सवालात को मद्देनज़र रखते हुए गेस्ट को बुलाएं, बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करके आप लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की भरपूर कोशिश करें। मुझे प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ हुसैन काज़मी और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। हम दोबारा एक नए गेस्ट के साथ एक नए सवाल जवाब के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।